नमस्कार मित्रों। धीरू भाई रिलायंस कंपनी लगभग 2 करोड़ रोज़ कमाती है लगभग, लेकिन आप बिलीव करोगे कि इन्हीं धीरू भाई अंबानी एक मामूली से क्लर्क के तौर पर शुरुआत हुआ था, जिसका काम था घंटों तक धूप में रहकर गाड़ियों में तेल पेट्रोल डालना। ये कहानी है इंडिया के सबसे धीरू भाई अंबानी की। कहानी की शुरुआत में 1932 में गुजरात के जोरबड़ गांव में धीरजलाल हीराचंद अंबानी के उनके फादर एक स्कूल टीचर थे, रिस्पेक्टेड थे, लेकिन उनकी सैलरी बड़ी फैमिली की चलाने के लिए सबसे कम पड़ती थी। 7 लोग का परिवार जैसे तैसे 2 कमरे के घर में रहता था, लेकिन ये गरीबी धीरू भाई का हौसला नहीं तोड़ पाई। बचपन से भी एक कॉन्फिडेंस था, एक अलग ही हमदर्द थी। लोगों को लगता कि ये लड़का ज़रूर कुछ करेगा। 12 साल की उम्र में जूना गढ़ा गए और उनके गरीब बैकग्राउंड के चलते उन्हें बहादुर काहनजी हाउस में स्कूल में एडमिशन मिल गया। और 1940 में इंडिया भी अभी ब्रिटिश के रूल के अंदर था। 1946 में करीब 14 साल के धीरू भाई ने अपने दोस्त कृष्णकांत के औकारिया के साथ मिलकर जूनागढ़ संघ नाम के एक स्कूल बनाई, जोर शोर से हिस्सा लिया। 1949 में फैमिली बैकग्राउंड न उनकी कमेटी के एक ब्रिटिश आदमी ने रास्ता दिखाया। यंग गुजराती लड़के अरेबियन कंट्री ट्रैवल करते थे। वो 8 से 10 साल के काम करने से इकट्ठा करके फिर वापस आके खुद का धंधा स्टार्ट करते थे। फिर 16 साल के धीरू भाई एक ट्रिमर पर बैठकर 2400 किलोमीटर दूर इंडिया और निकल चुके। एडिन की ओर एक अच्छी कंपनी में काम करने लगे। 80% ट्रेड कंट्रोल करती थी। इनका काम कार एनिमल्स हाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कई प्रोडक्ट जैसे था। उनके इंटरव्यू के भी एक गुजराती थे, मंगल भाई पटेल। इंटरव्यू के उन्हें एक टाइम से आर्टिकल को पढ़ने को एक समरी लिखने को कहा गया। उन्होंने उस टेस्ट को पास कर लिया और स्पॉट में जॉब मिल गई। घंटों तक धूप में रहकर उन्हें गाड़ियों में तेल पेट्रोल डालना, साथ में सेल के पेट्रोलियम के ऑयल के ग्रीस के प्रोडक्ट को जगह जगह जाकर मार्केट करना। कई साल बाद इंटरव्यू मंगल भाई पटेल ने कॉल किया कि धीरू भाई के पास फर्स्ट इम्प्रेशन था उनके वॉक करने का तरीका। उनके भाई फर्स्ट स्टेप काफ़ी थे, उनको ऐसे चलते थे जैसे कहीं पहुंचना होगा, समय कम हो। 1950 में धीरू भाई ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की। यूपी में करेंसी येमेन में यह रियाल नोटिस की और सिल्वर कंटेंट था। उस सिल्वर की वैल्यू उस कॉइन से एक्सचेंज के रेट से ज़्यादा थी। मान लीजिए एक रियाल को 10 ब्रिटिश पाउंड के बराबर थी, लेकिन उसी रियाल के सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी मार्केट वैल्यू 12 ब्रिटिश पाउंड की थी। मतलब 10 पाउंड में एक रियाल को पॉइंट को खरीद सकते थे। उससे मेल्ट करके उसे सिल्वर को 12 पाउंड को बेच सकते थे, सीधा 2 पाउंड का प्रॉफिट। धीरू भाई ने एग्जैक्टली यही किया। उन्हें मनी चेंज से उतने रियाल्स के ऑर्डर प्रोस कर दिया और कॉइन्स को मेल्ट करके उनके सिल्वर निकलवा लिया। फिर सिल्वर में लंदन के बुलियन डीलर्स को बेच दिया। 3 महीने तक ये ऑपरेशन चला, लेकिन सर्कुलेशन में रियाल को कमी होने के चक्कर से शक हो गया। धीरू भाई को ये काम रोकना पड़ा। तब तक उन्होंने कुछ लाख रुपए कमा लिए थे। 1956 तक कई प्रमोशन के बाद धीरू भाई इंडियन मिलिट्री के बेस पर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के मैनेजर बन चुके थे। लेकिन वे अपनी जॉब तक लिमिट नहीं रहे। जॉब के बाद वो इंडियन
सूझ जाने लगे और वहाँ ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करके सीखने लगे और ख़ुद भी राइस, शुगर और बाकी कमोडिटीज़ में करने लगे। 1954 में 22 साल की उम्र में उनकी शादी जामनगर के पोस्टमैन के कोकला बैन से हो जाती है। उनके धीरू भाई के साथ एडिन आ जाती है और 1957 में एडन में ही जन्म होता है उनके पहले बेटे का, मुकेश अंबानी का। 1958 में एडिन आए, उन्हें करीबन 10 साल हो चुके थे। तभी 26 साल के धीरू भाई ने सोच लिया कि अब किसी और के लिए काम करने के लिए समय ख़त्म हुआ, अब जो करना है खुद के करना है। वो इंडिया वापस आ गए। उन्होंने खुद बॉम्बे ने चंपक लाल दवाने के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। बॉम्बे में एक 350 स्क्वायर फीट के कमरा, एक टेलीफोन, एक टेबल, 350 स्क्वायर फीट के साथ एक कमरा के, और रिलायंस का उनका कंपनी का नाम हुआ रिलायंस कॉमर्शियल कंपनी का नाम, और कॉमर्शियल टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन बहुत जल्द धीरू भाई अंबानी की एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पड़ी उनकी नज़र। एथनिक ट्रेड जैसे नायलॉन, पॉलीसेल प्रोडक्ट बहुत भारी डिमांड थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंथ्रेड का इंजस कपड़े बनाना चाहती थी। इनसे कपड़े बने अफोर्डेबल, ग्रीस प्रूफ, ड्राइंग होते थे। प्रॉब्लम ये थे कि इंथराइटिस का प्रॉब्लम होते थे। जैसे इंडिया में 10 से 20% होते फुल कर पाते थे, वही दूसरी ओर गवर्नमेंट ने इनके इस पोस्ट पर जिसके चलते इंडिया में इनकी भारी शॉर्टेज थी। गवर्नमेंट ने इनकी रिप्लेसमेंट लाइसेंस का एक सिस्टम बना रखा था। ये लाइसेंस टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स को मिलता था। एग्जाम्पल कि ये एक्सपोर्टर्स 100 रुपये का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे, उसके बदले उन्हें 20 रुपये आर्टिफिशियल थ्रेड इंपोर्ट करने की परमिशन मिल जाती थी। गवर्नमेंट का आइडिया था कि वो इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस कर सकें। अब धीरू भाई ने क्या नोटिस किया कि क्या एक्सपोर्टर्स के पास लाइसेंस था, लेकिन इसका यूज नहीं करते थे। इसीलिए धीरू भाई ने इन एक्सपोर्टर्स को सबसे बेस्ट प्राइस ऑफर किया और उनसे लाइसेंस खरीदना चालू कर दिया। और इनफैक्ट ये जो लाइसेंस इंडिया के पूरे सिंथेटिक्स में इस कंट्रोल में करने लगे और ह्यूज डिमांड के चलते, कई प्रॉफिट के चलते मैन्युफैक्चरर को बेचने लगे। बिजनेस तो तेज़ी से ग्रो होने लगा, लेकिन धीरू भाई चंपक लाल ने पार्टनरशिप में कुछ ठीक नहीं था। धीरू भाई एग्रेसिव रिस्क टेकर थे और चंपक लाल ना पसंद करते थे। बेहतरीन पॉइंट आया 1965 में धीरू भाई का प्रोडक्शन था कि प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने यूज इन्वेंट्री बिल्डर कर ली ताकि फ्यूचर में बढ़े हुए प्राइजर में बेच सकें। लेकिन पंचरलाल बेनिक कर गए। धीरू भाई को फोर्स किया कि वह इन्वेंट्री को कम कर दें। धीरू भाई ने इन्वेंट्री को बेच तो दिया, लेकिन खुद को ही 2-3 हफ्ते प्राइजेस में बढ़ गए और उन्होंने मोटा प्रॉफिट कमा लिया। चंपक लाल को प्रॉफिट शेयर करने का ऑफर दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जो समझ नहीं आता है उसमें बिजनेस समझ में उसमें इंटरफेयर ना करें। इस डिसीज़न लिया। धीरू भाई उनके 6 लाख रुपए चंपक लाल को उसे रिलायंस के शेयर्स के खरीद लिए। धीरू भाई के सक्सेस के पीछे एक बड़ा रीज़न था उनके फ्यूचर स्टेक सोच। वहीं दूसरी ओर अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन खुद के समय के साथ इन्वॉल्व कर नहीं पाते। जैसे इंडिया में आज भी करोड़ों बिजनेस मुख्य यूपी भाई ने अपने नेक्स्ट मंजिल चुन ली। वो केवल थ्रेड्स के सप्लायर बने रहने के सेटिस्फाइज नहीं थे, अब बारी थी खुद के थ्रेड्स का उपयोग करके टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर बनने की। उन्होंने गुजरात के नरोड़ा में एक ज़मीन खरीदी, एक सिंपल फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई गई, केवल 4 नेटिंग मशीन
रखी गई। इन 4 मशीनों में काम शुरू किया गया। इन स्टेबल पोर्टिकल्स रिक्वायरमेंट के चलते कई गुजराती वहाँ से वापस आ गए, जिसके चलते धीरू भाई को अपने बिजनेस के लिए रेडीमेड मैनेजर्स, अकाउंटेंट, सेल्समैन मिल गए। धीरू भाई ने नोटिस किया इंडियन टेक्सटाइल मार्केट में कोई भी इस्टेब्लिश ब्रांड ही नहीं था जिसका माल भी सस्ता था। उसका माल सस्ता हो ज़्यादा बिकता था। उन्होंने खुद का टेक्सटाइल ब्रांड डिसीजन लिया। वो ब्रांड था विमल। प्रीमियर फैब्रिक की पोजीशन किया। इसके टैग लाइन थी कि ओनली विमल, जो दूसरों की एक्सक्लूसिव और सुप्रीमियम पोजीशन करती थी। एडवर्टाइजमेंट ने 1 करोड़ रुपए साल का खर्च का किया, जिसमें फैशन शो, बिजली बोर्ड, न्यूज़पेपर, डिस्ट्रीब्यूटर के इन्हें फ्रेंचाइजी से लाइव बिजनेस से डेवलप किया, जो पहले से वेस्टर्न कंट्री में पॉपुलर थे। पूरे देश में लगभग 400 से ज़्यादा शॉप हैं फ्रेंचाइजी दी गई। इन सब का रिजल्ट 1979 नरोरा फैक्ट्री का साइज बढ़कर 25 लाख स्क्वायर फीट पहुंच चुका था। 5000 वर्कफोर्स, 5000 के 155 करोड़ की रेवेन्यू से रिलायंस इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल बन गया था। इसी दौरान 1977 में धीरू भाई ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रिलायंस का आईपीओ। इससे पहले के आईपीओ में बिजनेस हाउसेस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो बल्दी फैमिली का लगाया करती थी, लेकिन रिलायंस में फोकस था कि इंडिया के मिडिल क्लास को पार्टनर बनाना। उन्हें 10 रुपये के पर शेयर से 28 लाख शेयर ऑफर किए। ये आईपीओ 7 टाइम ओवर सब्सक्राइब को ड्यू हुआ। 1978 में शेयर्स बॉम्बे और अहमदाबाद के स्टॉक एक्सचेंजेस के ट्रेड करने लगे, न लिस्टिंग में न प्रीमियम प्राइस में, बल्कि कुछ ही प्राइस में बढ़कर 50 रुपये हो गए और इन्वेस्टर का पैसा 5 गुना हो गया। पहली बार स्टॉक मार्केट में इंडिया के जनरल पब्लिक ने इतनी बड़ी वेल्थ बनाई थी, लेकिन बहुत ही जल्द इस कहानी में विलन की एंट्री होने वाली थी। 1982 में एलजेटी कोलकाता के बेयर कार्टेल की बुरी नज़र रिलायंस पर पड़ चुकी थी। 18 मार्च को कार्टेल ने पूरी ताकत से रिलायंस के शेयर्स को अटैक किया। उन्होंने इस शेयर्स को शॉर्ट सेलिंग की स्टार्ट कर दी। उनका प्लान था कि वो मार्केट से रिलायंस का शेयर से बोरो करेंगे और 131 के करीब प्राइस बेच देंगे। जब प्राइजेस नीचे जाएंगे तो और भी लोग पैनिक करके बेचने लगेंगे, जिससे प्राइस क्रैश हो जाएंगे। फिर 1 हफ्ते बाद वो शेयर गिरे हुए प्राइस को खरीद लेंगे, जिनसे बैरो किया था उन्हें वापस कर देंगे। पहले के प्राइस से अभी प्राइस से जो डिफरेंस होता है वो बेयर कार्टेल का प्रॉफिट होता है। जनरली वो शॉर्टेज सेलिंग इसी तरह से काम करते हैं। वो इस दिन आधे घंटे से रिलायंस से करीब 3.5 लाख शेयर बेच दिए और प्राइस 131 से गिर के 121 हो गया। लेकिन फिर कुछ करें, हर शेयर पर मैसेज लॉसेस हुए, जिनके चलते कई मेंबर्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए। खरीदे थे उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद धीरू भाई अंबानी थे। आज तक ऑफिशियल इन दोनों के बीच की कोई लिंक नहीं इस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ है। रिस्पेक्ट्री ने रिलायंस के शेयर को इंडियन स्टॉक मार्केट को पब्लिक स्टॉक बना दिया। धीरू भाई खुद ही सोल इन्वेस्टर के मसीहा कहलाने लगे। स्टॉक मार्केट ये बिजनेस से धीरू भाई हर जगह जीत रहे थे, लेकिन ये सक्सेस केवल उनके बिजनेस के फैक्ट्री में नहीं थी। भारत में 1978 में लाश का राइज था। धीरू भाई का अच्छे से पता बिजनेस में कुछ भी बड़ा करने के लिए उन्हें पावर में बैठे हुए लोग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ती, इसीलिए रूलिंग पार्टी हुई ऑपोजिशन पार्टी हो। धीरू भाई ने सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की। अभी जेटली
इसी को यूज करके 1971 में हाई यूनिक वैल्यूज यूज की अप्रूव करवा ली। और इस स्कीम से पहले नायलॉन टेक्सटाइल ने करने पर नायलॉन के थ्रेड को परमिशन मिलती थी। अब नायलॉन के एक्सपोर्ट करके ज़्यादातर वैल्यू पॉलिस्ट यार्ड इंपोर्ट किया जा सकता था। इस स्कीम के रिलायंस को बहुत फ़ायदा मिला, नो डाउट। एक जीनियस बिजनेसमैन थे, लेकिन ज़रूरत पर बिजनेसमैन दंड भेद साम डाम हर तरीके से यूज करते थे। ये इनका निस्लू वाइडिया के साथ उनको देखा गया। निस्लू वाइडिया बॉम्बे टाइम को प्रमोटर थे, जो टेक्सटाइल मार्केट के रिलायंस के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थे। अबे जेटली धीरू भाई नाइडिया के खिलाफ हथियार हाथ खिलाफ इस्तेमाल किया। जब बॉम्बे डाइम का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सब प्लांट लग रहा था, जब उनका लाइसेंस दो सालों तक ब्लॉक कर दिया। जब उनके प्लान के इंपोर्ट हो करके कस्टम ने उन्हें इंस्पेक्शन के नाम पर 4 हफ्तों तक रोक कर रखा, इसीलिए कि और कहा गया कि उनके प्लांट के प्रोडक्ट को बन रहे थे। जिन जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट लिखी उनसे कईयों को डेंटी डजन के नाम से जाना जाता। एलमी जेटली ये ऐसे रिपोर्टर से जिन्हें वाइडिया के खिलाफ रिपोर्ट्स लिखने के लिए पैसे मिलते थे। यह बिजनेस और भी वन साइडेड नहीं थी। रामनाथ गोयंका इंडिया न्यूज़पेपर के खिलाफ थे। जब गोयल का लगा कि धीरू भाई ने मीडिया को प्लेट किया है, तब उन्होंने पूरा साम्राज्य रिलायंस के अगेंस्ट लगा दिया। इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को हायर किया, जिससे रिलायंस के बिजनेस प्रैक्टिस खिलाफ कई एक्सपोजेस लिखे। इसीलिए 1985 में रिलायंस के 27 करोड़ के एक्साइज के नोटिस आ गया था। इसीलिए सीबीआई के इंक्वायरी हो गई थी। सालों तक ये बिजनेस चल रही और धीरू भाई के ऊपर टोल ले रही थी, जिसका 19 रंग उन्हें एक मैसेज स्टॉक का फैमिली ने उन्हें यूएसए के हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां हफ्तों तक ने उन्होंने लाइफ डेथ के बाद लड़ाई लड़ी और धीरू भाई ने एंड है। लेकिन मार्च 1986 में जब इंडिया वापस आए तो सब शॉक्ड रह गए। उनका राइट साइड पैरालाइज हो गया था, राइट टूटने की पोजीशन में था और चलना मुश्किल था, लेकिन आंखों में वही पुरानी आग थी। स्टॉक ने भले उनके बॉडी स्टॉक, लेकिन दिमाग अभी भी तेज चल रहा था। उन्होंने इमीडिएटली खुद को बिजनेस झोंक दिया। अब उन्हें लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा करना था, एक ऐसा सपना जो पूरे इंडियन के पेट्रोलियम इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। 1980 में 7 में रिलायंस को बनाने के लिए दूसरों से एक्चुअली थ्रेड्स खरीदने पड़ते थे केमिकल से। ये केमिकल आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल से आता रिफाइन से। और धीरू भाई चाहते थे क्रूड ऑयल चाहते टेक्सटाइल प्रोडक्शन तक सब कुछ रिलायंस खुद करे। इसमें कंप्लीट पैक पॉइंट इंटीग्रेशन एक्चुअली ये 1982 में काम शुरू हो गया था। रिलायंस में अस्पताल जो प्लांट को बनने में 26 मेहनत लगे। 24 साल के मुकेश अंबानी के लीडरशिप में वही प्लांट 18 महीने में ऑपरेशन हो गया। रिलायंस अपने पॉलिएस्टर थ्रेड खुद बनाने लगे, लेकिन पॉलिएस्टर बनाने के लिए केमिकल्स अभी भी दूसरों से खरीद रहा था। इसीलिए 1984 में डाले गए, जिसके टेक्सटाइल पॉलिएस्टर और पॉलिएस्टर बनाने के लिए पेट्रोलियम केमिकल्स खुद ही रिलायंस बना रहा था। अभी भी अल्टीमेट गोल बाकी था और ऑयल रिफाइनरी, लेकिन रिफाइनरी काम चालू होता उससे पहले कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है।
मानसून में बादल फटे चलते अस्पताल गंगा वैली में एक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती। कुछ घंटों में रिलायंस की फैक्ट्री और कई सौ करोड़ की मशीन पानी और मिट्टी में डूब जाती हैं। ऐसा लगा कि धीरू भाई का सपना कई सालों तक पीछे जा चुका था, लेकिन सिचुएशन का चाल लिया मुकेश अंबानी में सिचुएशन का चाल लिया और पानी का ख़त्म होते हुए वर्कर काम ख़त्म किया और एक एक मशीनरी को डिसअसेंबल करके क्लीन किया गया और वापस असेंबल किया गया। केवल 1 महीने में पूरा प्लांट वापस ऑपरेशनल हो गया। इस बाढ़ के 4 साल बाद 1993 में फाइनली धीरू भाई ने ड्रीम प्रोजेक्ट अनाउंस किया। इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनरी 27 मिलियन टन के साथ रिफाइनरी बनने वाली थी। ये पूरे इंडिया में 25% क्रूड ऑयल रिफाइनरी करने वाली थी। इसे बनाने वाले में $6 मिलियन लगे थे, जो उस समय जो इंडिया की ऑयल इंडस्ट्रियल थी, जो जामनगर में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन 3 साल में पूरा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ। ये 2000 तक रिफाइनरी 160% की कैपेसिटी में काम कर रही थी। यहाँ तक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसे फ्यूल, नाश्ता जैसे पेट्रोल के केमिकल के बन रहे थे। रिफाइनरी का 75% एक्सटर्नल के कस्टमर को बेचा जा रहा था, बाकी रिलायंस कंज्यूम कर रहा था। धीरू भाई ग्रीनरी करने के लिए 60 लाख मैंगो ट्रीज लगवाए।